हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें जैसे कि आपको पता है हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसे हम जीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उसके कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। बट ओवरऑल जो सारथी बैच की सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। अभी तक हमने क्या क्या देखा पिछले 3 लेक्चर्स में। अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं जीआई सिस्टम के, और उनमें हमने माउथ एंड इसोफेगस को डिटेल में देखा है, उनके क्वेश्चंस भी किए हैं। टूथ एंड गम्स को भी हमने कंप्लीट कर दिया है, इसोफेगस और स्टमक भी हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज के ऊपर है। आज हम इंटेस्टाइन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ में पेनक्रियाज के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहाँ पे पूछा गया है? तो ये आरआरबी स्टाफ नर्स, जिसे हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट कहते हैं, वहां पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पूछ रहा है कि लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स होते हैं टोटल, तो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? ड्यूडेनम, देन उसके बाद जेजुनम, देन उसके बाद इलियम। ठीक है, डीजेआई करके आप इसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो इलियम कहाँ पे, तो बी ऑप्शन में आपके इलियम आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम हो गया, सेकंड पार्ट जेजुनम हो गया एंड थर्ड पार्ट इलियम हो गया। अपेंडिक्स तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता ही नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और यहाँ पे मैं डायग्राम भी आपको दिखा दूं पहले इसकी। ये देखो डायग्राम कितने ढंग से डायग्राम दी गई है, जहाँ पे आपको पार्ट समझ में आ जाएंगे। तो ये स्टमक वाला रीजन आ गया। स्टमक से जस्ट स्टार्ट होता है सी शेप का, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। देन उसके बाद आ जाता है जेजुनम, देन उसके बाद आ जाता है इलियम। तो आप देख सकते हो ड्यूडेनम जो सी शेप का है, ठीक है, इस तरह से होता है ये। उसके बाद जेजुनम आप देख सकते हो कैसे उलझा हुआ है, और इलियम जो है वो किस तरह से है, ठीक है, अरेंज है। और ये सारा यहाँ पे ही है, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों किसके पार्ट्स हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो बी आंसर आपका करेक्ट था। तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज 3 to 4 मीटर लॉन्ग ट्यूब। तो यहाँ पे आपको एक चीज और पता चलती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कितने मीटर का होता है? 3 से 5 मीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है, विच एवरेज डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो 5 से लेकर, मतलब इस तरह से अगर ये ट्यूब है, इस तरह से अगर ये ट्यूब है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी है? लगभग 3 से 5 मीटर। बट अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, इसके अंदर के डायमीटर की बात करें, तो ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गया? तो काफी नैरो होता है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्चुअल में स्मॉल नहीं है, सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है। पूरे आपके एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा जो लंबा पार्ट है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन इसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। देखो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो जो इसका डायमीटर है वो काफी छोटा है, बट लंबाई में बहुत बड़ा होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो होता तो छोटा है, लेकिन उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इन ए लिविंग पर्सन। अब ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट हो जाता है, जेजुनम एंड इलियम लास्ट पार्ट हो जाते हैं, आर रीजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल किस तरह से पूछा गया है? सबसे पहले कहाँ आया है ये? तो ESIC स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च सेशन में पूछा गया था ये। तो क्वेश्चन क्या है? accumulation of excess fluid in the intestinal space is called। ये कह रहा है कि एक्सेस फ्लूइड की accumulation हो गई, मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो गया है कहाँ पे? आपके इंटेस्टाइनल स्पेस में। इसको हम क्या कहते हैं? याद रखना, इसको हम इडेमा कहते हैं। जब भी फ्लूइड accumulation हो जाती है उसको हम इडेमा कहते हैं। अब इडेमा क्या हो गया, इफ्यूजन क्या हो गया, स्वेलिंग क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन क्या हो गया, लगते चारों एक जैसे हैं, बट इनके बेसिक डिफरेंसेस होते क्या हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। अब देखो यहाँ पे कितने ध्यान से दिया हुआ है। हमको सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन में होता है। स्वेलिंग भी सोजिश, इन्फ्लेमेशन भी तो हुआ, इन्फ्लाम होना, बड़ा होना, दोनों में साइज बढ़ रहा है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? तो ध्यान से समझो। स्वेलिंग जो है, स्वेलिंग इज द फिजिकल साइन यू सी। हम जो देखते हैं फिजिकल साइन जो है वो स्वेलिंग होती है, ठीक है। मतलब एन इंक्रीज इन साइज ड्यू टू फ्लूइड और टिश्यू एक्सपेंशन। या तो फ्लूइड वहां आ गया है, या तो जो टिश्यू है उसने एक्सपैंड कर दिया है, उसको हम स्वेलिंग कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन क्या है? तो इन्फ्लामेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट काज द स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन जो है वो एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस होता है
जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इट इन्वॉल्व केमिकल्स दैट इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड कॉज ब्लड वेसल्स टू लीक फ्लूइड इनटू सराउंडिंग एरिया। आपने देखा होगा जिस टाइम पे भी कभी हमें लगती है, थोड़ी सी चोट लगती है, कट लगता है, वहां पे कुछ देर के बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्यों होती है? जहां पे कट लगा वहां से पैथोजन की एंट्री हो सकती है, पेन रिसेप्टर्स वहां पे काम करते हैं, वहां पे आपके डब्ल्यूबीसीज काम करते हैं। ठीक है, वो डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, वहां पे डब्ल्यूबीसीज जो आपको प्रोटेक्टिंग सेल्स होती हैं, वो आसपास की, वहां पे एक कंपाउंड निकलता है, जब हम इम्यूनिटी वगैरह पढ़ेंगे वहां डिटेल में बताऊंगा। तो वहां पे होता क्या है, बेसिकली वहां पे एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से जो आपकी जहां पे आपको लगी है वहां की कैपिलरीज जो है थोड़ी साइज में बड़ी हो जाती है, उनमें से फ्लूइड का लीकेज होता है और एकदम से स्वेलिंग वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग ही है, बट इन्फ्लेमेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग क्या है? जो हमको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इडीमा एंड इफ्यूजन। अब इडीमा क्या है और इफ्यूजन क्या है, या ध्यान से देखेंगे। द मेन डिफरेंस इज वेयर द फ्लूइड इज ट्रैप्ड। मेन डिफरेंस क्या है? फ्लूइड कहां पे ट्रैप्ड है। मतलब इडीमा में क्या है, इडीमा क्या है? टिपिकली अकर इन द फ्लैशी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक द लोअर लेग। फ्लैशी पार्ट जहां पे मीट होता है, ज्यादा फ्लैशी पार्ट आपकी बॉडी का, वहां पे देखा जाता है, जैसे लेग हो गया, फीट हो गया, हैंड्स हो गए। इफ यू प्रेस ऑन द स्किन एंड इट लीव अ डिंपल। आपने देखा होगा कभी भी जिसको इडीमा होगा ना, उसको आप जैसे ही आप दबाओगे, तो वहां पे जब आप दबा के हाथ हटाओगे ना, वहां पे थोड़ा गड्ढा सा बन जाएगा, डिंपल सा बन जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो उभर आएगा। क्लियर? उसी को हम क्या बोलते हैं? इडीमा बोलते हैं। दैट इज ऑफन अ साइन ऑफ इडीमा, वो इडीमा का साइन है। अब इफ्यूजन क्या है? ऑफन कॉल्ड वाटर ऑन द जॉइंट। अब इफ्यूजन हो गया वाटर का एकोमोलेशन होना जॉइंट के पास, जैसे अकर व्हेन फ्लूइड पूल्स इनसाइड अ जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल के अंदर फ्लूइड का पुल होना। ठीक है, सच एज द नी, एंकल और एल्बो। नी में होना, एंकल में होना या एल्बो में होना। इट इज फ्रीक्वेंटली काज्ड बाय इंजरी, आर्थराइटिस और इन्फेक्शन। किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से ये चीज हो सकती है। क्या? इफ्यूजन। होप सो आपको स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इडीमा और उसके बाद इफ्यूजन के बीच में कोई भी आज डाउट नहीं रहा होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? तो याद रखना 5 फीट होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी लेंथ होती है? तो 5 फीट होती है। पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे होता है, मैं आपको बता दूं। अब ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन किस तरह से होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम है पूरी। इसमें आप देख सकते हो पहला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, इसको हम बोलते हैं सीकम। ठीक है, ये जो सीकम है, सीकम से जुड़ा होता है एक वर्म की तरह नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कौन सी साइड है? राइट साइड। ये कौन सी है? लेफ्ट साइड। तो राइट साइड सीकम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, राइट साइड सीकम होता है। क्लियर? और सीकम फर्स्ट पार्ट आ जाता है आपके इंटेस्टाइन का। सीकम के बाद आता है कोलॉन। ठीक है, सेकंड पार्ट। उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट सिग्माइड कोलॉन, फिर आ जाता है आपका रेक्टम, फिर आ जाता है एनस। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे, जो सीकम है, सीकम के बाद जो कोलॉन ऊपर की ओर जा रहा है उसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलॉन, ऊपर की तरफ जा रहा है। जो सीधा आगे की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। और जो यहाँ पे एस शेप की तरह है इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कोलॉन, देन फिर रेक्टम, देन फिर एनस। इज इट क्लियर? ये सारी, ये आपका नेवल है यहाँ पे, तो नेवल के इर्द आप देख सकते हो, और इसी के बीच में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन भरा पड़ा होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, अपेंडिक्स है, सीकम है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर, जो कि 5 फीट होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.5 मीटर होता है। 1.5 मीटर को जब हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 फीट आएगा। इन लॉन्ग पार्ट ऑफ GIT। ठीक है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का ये लॉन्ग पार्ट होता है। लॉन्ग पार्ट, इन लॉन्ग पार्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम। इलियम क्या हो गया? लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू द एनस, एनस तक। मतलब जो डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये सीकम से लेकर एनस तक। ठीक है, सीकम फर्स्ट पार्ट हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, और एनस लास्ट पार्ट हो गया आपके लार्ज इंटेस्टाइन का।
इज इट क्लियर? अब ये सारी चीजें ना आपने बहुत पहले से 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इट्स पार्ट्स आर सीकम, इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो सीकम होता है, असेंडिंग कोलन आ जाता है, ट्रांसवर्स कोलन आ जाता है, डिसेंडिंग कोलन आ जाता है, सिग्माइड कोलन आ जाता है, देन रेक्टम एंड एनस। इज इट क्लियर? ये इसके पार्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको होमवर्क में दिया गया है क्वेश्चन, कॉज ये ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो इसका पॉज करके इसका आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ESIC स्टाफ नर्स फेब 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी इज। अब ये कह रहा है वो उस ऑर्गन का नाम बताओ जो पेल्विक कैविटी में लाई नहीं करता। अब सबसे पहले आपको कैविटीज क्लियर होनी चाहिए हमारी बॉडी में, किस किस तरह की कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैविटीज होती हैं। अब पहले मैं कैविटीज के बारे में आपको बताऊं तो आप इस एक डायग्राम से काफी चीजों में क्लियरिटी ला सकते हो। अब देखो ध्यान से, ये गर्दन से नीचे और डायफ्राम के ऊपर, ठीक है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है। डायफ्राम के नीचे और आपकी जो हिप गर्डल है, हिप गर्डल के बीच में जो जगह आती है जिसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं, जहां पे मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो ये पेल्विक कैविटी से ऊपर और ये डायफ्राम से नीचे, ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी। पेल्विक कैविटी मतलब एब्डोमिनल कैविटी हो गई, पेल्विक कैविटी हो गई, थोरेसिक कैविटी हो गई, ठीक है। और जो थोरेसिक कैविटी का अपर, यहां से इधर से अगर हम देखें क्लेविकल से लेकर नीचे कहां तक, पेल्विक कैविटी तक पूरी, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल बॉडी कैविटी। इज इट क्लियर? सामने वाली वेंट्रल हो गया। देखो ध्यान से समझो, आप सीधा अभी जैसे आप लेक्चर देख रहे हो, मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूँ। आप अपने पेट की तरफ हाथ रखो, ये हो गया वेंट्रल साइड, पीठ की तरफ हो गया डोर्सल साइड, और जो ये साइड वाली तरफ होती है इनको बोलते हैं लेटरल साइड्स, ठीक है। पेट की तरफ वेंट्रल, पीठ की तरफ डोर्सल, साइड से लेटरल। अब ध्यान से देखो, अपना हाथ एग्जैक्टली यहां पे रखो जहां पे आपकी, आप अपनी नेक को ऐसे नीचे की तरफ करो, ठीक है, जहां पे आपकी चिन टच हो रही है ना, वहां पे आप हाथ रखो और एग्जैक्टली अपनी चेस्ट के सेंटर में हाथ रखो। ये हो गया आपका, यहां से लेकर यहां तक, ये आ गई आपकी थोरेसिक कैविटी पूरी, बीच में डायफ्राम होता है। उसके बाद नीचे आ जाओ तो एब्डोमिनल कैविटी, और जहां पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एग्जैक्टली वहां पे आपकी पेल्विक कैविटी होती है। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है एंट्रल व्यू मैंने बता दिया, डायफ्राम, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, वेंट्रल बॉडी। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमको, वो ऑर्गन बताओ जो पेल्विक कैविटी में नहीं पाया जाएगा। तो सबसे नीचे आप देखो, रेक्टम नीचे है तो पाया जा सकता है, फेलोपियन ट्यूब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ ही वहीं पे यूट्रस के नीचे ऐसे वगैरह, तो ये तीनों तो सर बिल्कुल एग्जैक्टली पाए जाएंगे पेल्विक कैविटी में। ट्रांसवर्स कोलन तो ऊपर आ गया ना, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है कि ट्रांसवर्स कोलन जो है वो पेल्विक कैविटी में नहीं होता है, वो जबकि ऊपर है, नेवल के भी ऊपर आ गया ट्रांसवर्स कोलन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल किस तरह से पूछा गया है तो देखो, पेल्विक कैविटी कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब ये कह रहा है पेल्विक कैविटी को कौन बनाता है, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर? पेल्विक कैविटी कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या स्टमक, क्या डायफ्राम? अब देखो ऑप्शन से, आप देखो ऑप्शन से देखो, पेल्विक कैविटी कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्टमक का पेल्विक कैविटी से कोई लेना देना नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी में आएगा, ये भी एब्डोमिनल, डायफ्राम तो एब्डोमिनल से ऊपर आ गया, एल्वोलाई तो थोरेसिक में आ गया, तो सिग्माइड कोलन कहीं ना कहीं मिलता है। सिग्माइड कोलन जो है वो कहाँ पे है? पेल्विक कैविटी में पाया जाएगा, कॉज नीचे वाला रीजन आ गया। ये भी वैसा ही क्वेश्चन था, सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीएसएफ स्टाफ नर्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल क्या है? लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स इज प्रेजेंट इन, ठीक है। अब ट्रिट्स पढ़ो, ट्राइट्स पढ़ो, जो भी आपने प्रोनाउंस करना है, TREITS, मैं आपको मैंने स्पेलिंग बता दी। तो लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स इज प्रेजेंट इन, कहां पे होता है लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है फिर से एग्जाम में, ठीक है। ये बेसिकली ड्यूडिनो-जुजिनल जंक्शन पे पाया जाता है, ठीक है, जहां पे ड्यूडिनम और जुजिनम जुड़ते हैं, ड्यूडिनो-जुजिनल जंक्शन पे पाया जाता है लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स इज प्रेजेंट। कैसे होता है, क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। ये यहाँ पे लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स है, ये आपका ड्यूडिनम वाला रीजन आ गया, ये ड्यूडिनम है और ये जुजिनम है, तो यहाँ पे कहीं ज्वाइन हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे कहीं ज्वाइन हो रहा है, और ये आ गया लिगामेंट ऊपर से, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स, ठीक है। ये लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स इसको पकड़ के रखता है, क्लियर? बेसिकली इसका काम क्या है? पकड़ के रखना, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है आंसर में, लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी मसल्स ऑफ ड्यूडिनम, ड्यूडिनम की सस्पेंसरी मसल है, इज अ बैंड ऑफ स्मूथ मसल
extended from the junction of duodenum and jejunum to the left crust of the diaphragm. डायफ्राम के लेफ्ट क्रस्ट से ये निकलता है और कहाँ पे जुड़ता है, ड्यूडेनोजुनल जंक्शन पे. इट फंक्शन एज ए सस्पेंसरी लिगामेंट. ये बेसिकली सस्पेंसरी लिगामेंट का सीधा मतलब ये पकड़ के रखेगा उसको, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ASIC एग्जाम जो है स्टाफ नर्स दिल्ली 2009 में पूछा गया है. क्वेश्चन क्या है, अपेंडिक्स ओरिजिनेट या अटैच टू विच पार्ट. मैंने स्टार्टिंग में ही जब लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम दिखाई थी वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि अपेंडिक्स कहाँ पे जुड़ा होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, सीकम. तो देखो फ्रॉम सीकम इसका आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये डायग्राम है, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको मैं दिखा दूंगा, ध्यान से देखेंगे. ये देखो अपेंडिक्स कहाँ पे है. तो ये आपका इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम, और यहाँ पे देखो ये अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाया गया है. ये सीकम का लास्ट पार्ट, सीकम का फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका अपेंडिक्स. इज इट क्लियर? अब एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वर्म शेप्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सिचुएटेड इनटू राइट इलियक फोसा. कहाँ पे होता है, राइट इलियक फोसा, अटैच टू द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम. सीकम का बिल्कुल ब्लाइंड एंड, लास्ट एंड, जहां पे सीकम क्लोज है, ऐसा नहीं है ओपन है, वहां पे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है. ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम एंड ऑफ द सीकम, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम, वहां उसके ब्लाइंड एंड पे जुड़ा होता है कौन, अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म होता है. होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को पॉज करो, पढ़ो और आंसर कमेंट में जल्दी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी, ये कहाँ पे आया हुआ है, UPPSC जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये 2021 में, उसके बाद 17 में भी आया था, 19 में भी देखो 3 बार क्वेश्चन आ चुका है. क्वेश्चन क्या है, पियर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन. अब ये पियर्स पैचेस होते क्या हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए. और अभी इसने पूछा है कि पियर्स पैचेस प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं. याद रखना, पियर्स पैचेस जो है ये इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. जो गट में हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे गट में देखो, हम जो भी बाहर से खा रहे हैं, पहले तो उसको सिलिवरी अमाइलेज में, जो सिलिवरी अमाइलेज के अंदर जो है आपका लाइसोजाइम होते हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, वहां पे जो बैक्टीरिया पैथोजन है उनको मारने की कोशिश करेंगे. उसके बाद अगर जो बची कुची कसर रह गई होगी, जैसे हमारे स्टमक में जाएगा, HCl ट्रीट करेगा, खत्म कर देगा. उसके अलावा भी अगर कोई पैथोजन बच गया, तो अब जो ये पियर्स पैचेस, ये बेसिकली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इलियम में पाए जाते हैं, ठीक है. लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इलियम में. तो पियर्स पैचेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके इलियम में प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं पियर्स पैचेस, क्या है, अब पूरा समझते हैं, ध्यान से समझो. म्यूकोसा ऑफ इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. अब देखो, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ठीक है, सिरोसा, ये सब जो है लेयर्स आ जाती हैं आपके GI सिस्टम की. बीच में कहीं पे आएगा, मैं वहां पे करवा दूंगा, ठीक है. दो आपका GI सिस्टम है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, खासकर एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी जो लेयर है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर होती है, उसमें बेसिकली 4 पार्टीशंस होती हैं. सबसे बाहर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ठीक है. सबसे अंदर आ गया आपका म्यूकोसा, ठीक है. म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, और उसके बाद सिरोसा लेयर सबसे बाहर वाली लेयर होती है. अब ये कह रहा है जो म्यूकोसा है, सबसे अंदर वाली लेयर जो है, म्यूकोसा ऑफ इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स मेनी लिम्फॉइड नोड्यूल्स, जिनको हम पियर्स पैचेस कहते हैं. तो बहुत सारे लिम्फॉइड नोड्यूल्स होते हैं, जिनको हम पियर्स पैचेस बोलते हैं, जो कि एंटीबॉडीज secreted by B cells in Pierce patches provide a defense against intestinal pathogen. इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई पैथोजन आ गया है, उसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म कौन बना रहा है, यही पियर्स पैचेस, क्योंकि इनके अंदर सेक्रेट हो रही है एंटीबॉडीज, जो कि B सेल सेक्रेट कर रहे हैं पियर्स पैचेस के अंदर, जो प्रोवाइड करते हैं डिफेंस सिस्टम किसके खिलाफ, इंटेस्टाइन के अंदर कोई पैथोजन आया हो तो. इट बिकम अल्सरेटेड इन टाइफाइड, और अब देखो, इट बिकम अल्सरेटेड इन टाइफाइड और इंटेस्टिनल फीवर. अब जब अगर कोई टाइफाइड हो गया हो, या कोई अल्सरेशन, कोई भी टाइफाइड है या कोई इंटेस्टिनल फीवर है, वहां पे अल्सरेशन हो सकती है, जख्म हो सकता है इसमें. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो क्वेश्चन आपका RPSC जो है नर्सिंग ट्यूटर 2009 का क्वेश्चन है. सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर डज नॉट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ मटेरियल. अब देखो, सबसे पहले समझो कि स्फिंक्टर, इस स्फिंक्टर का काम क्या था, बैक रिफ्लेक्स से रोकना, खाने को पीछे नहीं आने देना, ठीक है. ये काम था ना. जैसे इसोफेगस में आपने इसोफेजियल स्फिंक्टर देखा है, जिसको कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं, कहीं बैक फ्लो ना हो. उसके बाद आपने पाइलोरिक स्फिंक्टर देखा,
जो आपके स्टमक के एंड पाइलोरस और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डुodenum के बीच में था, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्फिंक्टर है जो डज नॉट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ मटेरियल, जिसको रिफ्लेक्स ऑफ मटेरियल को प्रिवेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, डज नॉट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ मटेरियल, तो कौन नहीं करता है, ध्यान से समझो। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसका तो काम है भाई प्रिवेंट करना। उसके बाद गैस्ट्रोडुओडेनल स्फिंक्टर, जो गैस्ट्रोडुओडेनल मतलब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात हो रही है, इसका भी काम है, ठीक है। नेक्स्ट है इलियो कोलोनिक स्फिंक्टर, नेक्स्ट है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो याद रखना इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है, अब इंटरनल एनल स्फिंक्टर का काम, इसका कोई ये नहीं है कि बैक फ्लो को रोकेगा, कॉज एनल स्फिंक्टर यहां से तो चीज बाहर ही निकलनी है, ठीक है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर ये क्या है, ये जो है स्फिंक्टर है जिसका कोई काम डज नॉट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ मटेरियल। इज इट क्लियर, समझ आ गया? तो देखो क्या है, एक्सेप्ट इंटरनल एनल स्फिंक्टर इट कंट्रोल फॉरवर्ड पासेज ऑफ फीसिस। इसका काम क्या है, ये कंट्रोल किसको कर रहा है, फॉरवर्ड पासेज ऑफ फीसिस मटेरियल को। अदर स्फिंक्टर आर डिजाइन टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिफ्लेक्स, बाकियों को डिजाइन किया है कि पीछे ना आने दे, ठीक है, और इसको डिजाइन किया है कि आगे के लिए परमिट करे, पीछे वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सवाल आपका ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। सवाल क्या है, अब वुल्वली या वॉल्वली जो भी पढ़ना है आपने, ठीक है, VOLVULE, वॉल्वली convents is characterized seen in, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिकली सीन इन, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर होगा कुछ नाम से, क्लियर। वॉल्वली कन्विलेंट्स, ये एक स्ट्रक्चर है। अब जिसका इसने पूछा क्या है हमको कि वॉल्वली कन्विलेंट्स इज करेक्टरिस्टिकली सीन इन, कहां पे देखे जाते हैं। अब होते क्या हैं वो डायग्राम में आगे बताऊंगा कहां पे पाए जाते हैं, तो याद रखना ये स्मॉल। अब देखो जितनी भी चीजें ये पाई जाए, जैसे पियर्स पेचेस वगैरह, ये सारी चीजें हैं, ये कहाँ पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे ही वॉल्वली कन्विलेंट्स जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन किस रीजन में, जेजुनम में, ठीक है, क्लियर। जेजुनम में ये पाए जाते हैं। अब होते क्या हैं, किस तरह से होते हैं, तो ध्यान से समझो। देखो इन्हीं का दूसरा नाम है वॉल्वली कन्विलेंट्स, आल्सो कॉल्ड प्लाइका सर्कुलरिस, इसको हम प्लाइका सर्कुलरिस भी कहते हैं। आर होते क्या है, आर लार्ज वुल्वुलर फ्लैप प्रोजेक्टिंग इनटू ल्यूमिन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमिन में, ल्यूमिन क्या हो गया, ध्यान से समझो। ये जैसे एक पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ये पाइप है, ये इसकी जो बीच की जगह है ना, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिन, ठीक है। अब ये जो वॉल्वली कन्विलेंट्स हैं, इन जिनको हम प्लाइका सर्कुलरिस बोलते हैं, आर लार्ज वुल्वुलर फ्लैप प्रोजेक्टिंग इनटू ल्यूमिन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ल्यूमिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहां की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। विच इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, क्यों है, क्योंकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाना है। जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए दे आर लार्ज एंड न्यूमरस इनटू अपर हाफ ऑफ जेजुनम, ये लार्ज होते हैं और क्या होते हैं, एक तो लार्ज होते हैं और साथ में न्यूमरस, बहुत सारे नंबर में होंगे, इनटू अपर हाफ ऑफ जेजुनम, अपर हाफ जो जेजुनम का है वहां पे लार्ज भी होंगे और ज्यादा भी होंगे नंबर्स में। डायग्राम से समझते हैं क्या, ये देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे ध्यान से समझो, कुछ और भी चीजें इस डायग्राम में क्लियर हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है काफी। अब देखो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक है। अब इसकी जब हमने एक लेयर को ओपन किया, यहाँ पे हमने एक लेयर को ओपन किया, और ज्यादा इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, जो ये ऊपर की तरफ उभार है, इसको हम विजुअलाइज करके देख रहे हैं इस तरह से, देखो इस तरह से। अब ये क्या है, अब ये वुल्वली कन्विलेंट्स, ये 3 वुल्वली कन्विलेंट्स हमने पकड़े, 1 2 3, ये एक वुल्वली कन्विलेंट, ठीक है, ये 3 वुल्वली कन्विलेंट्स हैं। अब डिटेल हमने देखी, इस एक को हम समझते हैं है क्या इसमें। देखो अब डिटेल जब हम देख रहे हैं, अब इसमें क्या क्या है, ये इस तरह से, यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन है इसके अंदर से, क्लियर, और बाहर से कुछ सेल्स पाई जाती हैं, और सेल्स के बाद इसके ऊपर छोटे 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 विलीज हैं जिनको हम माइक्रोविलीज का नाम देते हैं, ठीक है, माइक्रोविलीज प्रेजेंट है क्या। अब ये एक विली है, ये दूसरा विली है। अब यहाँ पे एक विली और दूसरे विली के बीच में यहाँ पे भी एक जगह है, तो ये डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्रिफ्ट ऑफ नेबन को हम, ठीक है, क्रिफ्ट ऑफ
नेबन-कोहेन इसका नाम देते हैं। आगे मैं फिर डिटेल में आपको बताऊंगा क्लिफ्ट ऑफ नेबन-कोहेन क्या है। बेसिकली वल्वुलाई सेलुलम कहाँ पे होता है, तो जजनम में होता है, ये सवाल था। दूसरा इसका काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बढ़ानी है। ठीक है, समझ आ गया। और उसके बाद इसके बीच में बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, RUHS नर्सिंग ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है, द इंटेस्टिनल जूस सेक्रेटेड इन द इंटेस्टाइन कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम इज नोन एज। अब ये कह रहा है कि जो इंटेस्टिनल जूस, जो इंटेस्टाइन का जूस है, जो सेक्रीट हो रहा है इंटेस्टाइन में, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे पड़े हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना सक्कस एंटेरिकस इसका नाम है ऑप्शन। हाँ देखो, ए पहला ही दिया हुआ है, सक्कस एंटेरिकस। तो याद रखना, डाइजेस्टिव जूस के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब जो डाइजेस्टिव जूस है कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, तो सक्कस एंटेरिकस का नाम देते हैं। तो ये क्या होता है, अल्कलाइन सेक्रीशन होती है। अल्कलाइन कौन सी होगी, बेसिक। ठीक है, स्टमक तक एसिडिक होगी, उसके बाद जो इंटेस्टाइन में सेक्रीशन होती है वो अल्कलाइन होती है। ठीक है, तो अल्कलाइन सेक्रीशन सेक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल ग्लैंड कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंटेरिकस। क्या कहते हैं उसे, या तो इंटेस्टिनल जूस कहते हैं या उसे ही सक्कस एंटेरिकस का नाम दिया जाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां पे आया हुआ है, बीएसएफ स्टाफ नर्स 2015 का क्वेश्चन है। सवाल क्या पूछा गया है, द हार्मोन सेक्रेटिन एंड पेनक्रियोजाइम, ठीक है, पेनक्रियोजाइमिन आर सेक्रेटेड बाय। सेक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन कहां से सेक्रेट होता है, याद रखना, ये सेक्रेशन का काम डुओडेनम का होता है। डुओडेनम जो है वो सेक्रेट करता है सेक्रेटिन को, और वही सेक्रेट करता है पेनक्रियोजाइमिन को भी। अब क्या काम है, कैसे है, वो सारी चीजें समझते हैं। अब देखो, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इंटेस्टिनल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड क्लिफ्ट ऑफ नेबन-कोहेन। अब इंटेस्टिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, क्लिफ्ट ऑफ नेबन-कोहेन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, ये एक विली, ये दूसरा विली, और इसके बीच में जो ये जगह होती है, इसको हम बोलते हैं क्लिफ्ट ऑफ नेबन-कोहेन। जो ये स्पेस है, इसको हम बोलते हैं क्लिफ्ट ऑफ नेबन-कोहेन। होता क्या है इस क्लिफ्ट ऑफ नेबन-कोहेन में, वो भी अभी सारी चीजें बताऊंगा। तो पहले समझो, इंटेस्टिनल ग्लैंड जिसको हम क्लिफ्ट ऑफ नेबन-कोहेन कहते हैं, कंटेन, इसके पास क्या होता है, कंटेन गॉबलेट सेल्स, इसके पास गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है, नाम याद रखना, गॉबलेट सेल्स होती हैं जो सेक्रीट करते हैं म्यूकस को। अब आपको एक सवाल का आंसर फिर मिल गया कि म्यूकस जो सेक्रीट होता है वो कहां से सेक्रीट होता है, गॉबलेट सेल से सेक्रीट होता है। पेनिथ सेल दूसरी क्या है, पेनिथ सेल है, जो क्या सेक्रीट करती हैं, सेक्रीट लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम को सेक्रीट करती हैं। एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है लाइसोजाइम का, ये पैथोजन को मारने में हेल्प करता है। एंड टू टाइप ऑफ एंटीरो एंडोक्राइन सेल, और दो तरह की एंटीरो, एंटीरो मतलब इंटेस्टाइन की, एंडोक्राइन मतलब कुछ हार्मोन सेक्रेट करती होंगी। एंटीरो एंडोक्राइन सेल इन डुओडेनम, एस सेल्स सेक्रेट सेक्रेटिन एंड सीसीके। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन सेल्स जो है ये सेक्रीट करती हैं कोलिसिस्टोकाइनिन को। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन को सेक्रीट करती हैं। क्या था इस सीसीके का काम, जल्दी कमेंट में बताओ, पीछे मैं बता चुका हूं। कोलिसिस्टोकाइनिन सीसीके आल्सो कॉल्ड पेनक्रियोजाइमिन, इसका नाम क्या है, पेनक्रियोजाइमिन। नाम से पता चल रहा है पेनक्रियाज की सेक्रेशन को निकलवाता होगा, और क्या काम है इसका। इज इट क्लियर? अब सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिन सेक्रेटेड बाय जी सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन कौन सा, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिन, ये सब सेक्रेट कहां से हो रहे हैं, जी सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, कॉल्ड क्लासिकल गट हार्मोन ट्राइड। तो क्लासिकल गट हार्मोन ट्राइड में कौन कौन से आ गए, एक तो आपका सेक्रेटिन आ गया, कोलिसिस्टोकाइनिन आ गया और गैस्ट्रिन आ गया। ये तीनों कौन सेक्रेट कर रहा है, जी सेल सेक्रेट कर रही है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जी सेल सेक्रेट कर रही है। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस, और यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है लिवर से बाइल लाने के लिए, बाइल सेक्रेट करवाने के लिए, और पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करवाने के लिए। किसके अंदर, सब ये डुओडेनम के अंदर आएगा। इज इट क्लियर? तो कितनी चीजें पता चल गई आपको, ट्राइड के बारे में पता चल गया, सेक्रेटिन है यहाँ पे, कोलिसिस्टोकाइनिन है और गैस्ट्रिन है, ये तीनों जी सेल सेक्रेट करती हैं। इनका काम है क्या, बेसिकली बाइल को सेक्रेट करवाना और पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करवाना। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया। और वो सेक्रेशन आएगी कहाँ, वो सारी आती है डुओडेनम में। पढ़ेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, पढ़ेंगे कॉमन बाइल डक्ट, कैसे आएगी क्या आएगी वो भी समझेंगे। अब देखो, कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर। अब ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या करता है, ये कंट्रैक्शन करवाता है गॉल ब्लेडर की, ताकि बाइल बाहर आए, एंड पेनक्रियाटिक सेक्रेशन। तो दो काम करवा रहा है कोलिसिस्टोकाइनिन, एक तो गॉल ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है ताकि बाइल बाहर आ जाए, और दूसरा आपका पेनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करवाता है कि पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करें। अब ये डायग्राम से समझेंगे क्लिफ्ट ऑफ नेबन वगैरह सारी चीजें, एक डायग्राम और सारे काम यहीं पे तमाम हो जाएंगे।
ध्यान से समझो। अब ये आपका इंटेस्टाइन है, इसका एक पोर्शन हमने लिया, ठीक है। इस पोर्शन को अब हमने माइक्रोस्कोप में देखा क्या है, कैसे है क्लिफ्ट ऑफ नेबनकर्न। अब ये देखो, ये विली आ गई, ये क्लिफ्ट ऑफ नेबनकर्न, ये दूसरी विली आ गई, ये क्लिफ्ट ऑफ नेबनकर्न। अब जो ये क्लिफ्ट है, इस क्लिफ्ट को बताया जा रहा है, ठीक है। अब इस क्लिफ्ट में क्या क्या है, तो यहाँ पे देखो, अब इस क्लिफ्ट में क्या क्या है, साथ में ये जो विली है, इसके अंदर ये जो सेल्स अरेंज है ना, ये सेल्स क्या होते हैं, तो देखो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीरोसाइट प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ठीक है, समझ आ गया। टफ्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पेनेट सेल्स जो हमने अभी देखा वो प्रेजेंट होती है। सीबीसी लेवल को देखने के लिए यहाँ पे देखो, सीबीसी लेवल कुछ ऐसा दिया हुआ है। सेक्रेटरी कुछ सेल्स हैं, तो अलग अलग, अब ये इतना ज्यादा डिटेल में हमने इन्हें देखना है, ठीक है। आपको बस इतना पता होना चाहिए क्लिफ्ट ऑफ नेबनकर्न कहाँ है, तो ये क्लिफ्ट ऑफ नेबनकर्न है और इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेन काम आपको क्या क्या चीजें देखनी है, मेन चीजें आपने क्या क्या देख के रखनी है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, जो क्लिफ्ट ऑफ नेबनकोहन जिसको हम कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को क्लिफ्ट ऑफ नेबनकोहन कहते हैं, ये एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ये कंटेन करती है, इसके अंदर गॉबलेट सेल होते हैं, तो गॉबलेट सेल क्या सेक्रेट करेंगे, म्यूकस को सेक्रेट करेंगे। तो क्या क्या है, एक तो गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल, दूसरी क्या है, पेनिथ सेल। एक तो गॉबलेट सेल है, एक पेनिथ सेल है। गॉबलेट सेल किसको सेक्रेट करवा रही है, तो गॉबलेट सेल की सेक्रेशन है म्यूकस, और पेनिथ सेल किसको सेक्रेट करवा रही है, लाइसोजाइम, ठीक है। और दो तरह की एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं जुडनम के अंदर, जिनको हम कहते हैं एस सेल्स, ठीक है। एस सेल्स जो सेक्रेट करा रही हैं किसको, कॉलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके को, क्लियर। कॉलिसिस्टोकाइनिन सेल जो सेक्रेट करा रही है कॉलिसिस्टोकाइनिन को, और कॉलिसिस्टोकाइनिन जो है ये आल्सो कॉल्ड पेनक्रियोजाइमिन, इसी को हम पेनक्रियोजाइमिन भी कहते हैं। अब यहाँ पे ट्राइड में क्या था, हार्मोन ट्राइड में क्या है, सेक्रेटिन आ गया आपका। अब जी सेल्स हैं, और क्या है, जी सेल्स। अब ये जी सेल्स जो हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, ये क्या क्या सेक्रेट कर रही हैं, तो तीन चीजें सेक्रेट करती हैं जिनको हमने ट्राइड में रखा, एक सेक्रेटिन, एक आपका कॉलिसिस्टोकाइनिन, और दूसरा आ गया गैस्ट्रिन। अब ये तीनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है बाइल और पेनक्रियाज की सेक्रेशन करवाने के लिए, और कॉलिसिस्टोकाइनिन जो है वो स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉलब्लैडर को और पेनक्रियाटिक सेक्रेशंस को। ये सारी चीजें कहाँ हैं, ये सारी चीजें आपकी जो गट है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वो लाइनिंग दी गई है, जो विलीज है, माइक्रो विलीज है, क्लिफ्ट ऑफ नेबनकोन है, इसके अंदर ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारी सेल्स अरेंज होती हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आपको इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाता, बट फिर भी पूछा गया, अब आपको बेसिक्स थोड़े पता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, सवाल किस तरह से पूछा गया है, तो ये HPSSC का हिमाचल प्रदेश का कोई क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। ए हार्मोन दैट स्टिमुलेट फ्लो ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम इज। अब ये कह रहा है कि फ्लो ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, तो एंजाइम अभी तो हमने पढ़ा सीसीके कॉलिसिस्टोकाइनिन, उसका दूसरा नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल पेनक्रियोजाइमिन, ठीक है। अब पेनक्रियोजाइमिन यहाँ पे आएगा, देखो कॉलिसिस्टोकाइनिन भी दिया है और पेनक्रियोजाइमिन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेस्पेक्ट में किसकी पूछा गया है, पेनक्रियाटिक एंजाइम के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो पेनक्रियोजाइमिन जो है इसका ज्यादा जो है सटीक आंसर बन जाता है। जबकि हमने पिछली एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे पढ़ा है सीसी के कॉलिसिस्टोकाइनिन आल्सो कॉल्ड पेनक्रियोजाइमिन, इसी को हम पेनक्रियोजाइमिन का नाम भी देते हैं। बट यहाँ पे इस एग्जाम में जब आंसर देखा गया तो उन्होंने पेनक्रियोजाइमिन को ज्यादा रेलेवेंट आंसर माना गया, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए इसको ये माना गया होगा, जबकि इसका ये आंसर भी ठीक है कॉलिसिस्टोकाइनिन, बट ज्यादा रेलेवेंट अगर देखें तो पेनक्रियोजाइमिन इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, ESSC स्टाफ नर्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम इज। अब बाइल को कौन, अब सीसी के मैंने बोला था कि कॉलिसिस्टोकाइनिन कॉन्ट्रैक्शन किसकी करवाता है, गॉलब्लैडर की करवाता है, तो गॉलब्लैडर से तो बाहर आएगा क्या, बाइल आएगा। क्योंकि जब आप लिवर लिवर देखते हो तो लिवर इस तरह से कुछ प्रेजेंट है, और लिवर की ये यहाँ से बाइल डक्ट आ रही है, ठीक है, ये डक्ट आ रही है, और यहीं पे प्रेजेंट होता है कौन, गॉल ब्लेडर, ठीक है, गॉल ब्लेडर प्रेजेंट होता है। और याद रखना ये गॉल ब्लेडर की डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। ये आ गई आपकी बाइल डक्ट, ठीक है, राइट बाइल, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट। ये जो बाइल यहाँ से आ रहा है ना, ये जो बाइल यहाँ से आता है, ये मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये बाइल जो यहाँ से आता है ना, ये यहाँ स्टोर होता है। तो गॉल ब्लेडर का बेसिकली काम होता क्या है, गॉल ब्लेडर का काम होता है बाइल को, गॉल ब्लेडर बाइल नहीं बनाता है, याद रखना, बाइल बनाने का काम लिवर का है,
बट गॉल ब्लेडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, साथ में बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब बाइल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इतना आप याद रखो, ठीक है। तो अब ये काम किसका है, गॉल ब्लेडर का। अब ये सेक्रीशन जो बाइल की अब निकलवानी है वो कैसे निकलेगी, अब मान के चलो गॉल ब्लेडर में जब भरा पड़ा है बाइल, गॉल ब्लेडर जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा तो बाइल का एकदम थ्रश आएगा, गश आएगा। वो कौन करवाता है, तो सीसीके करवाता है। तो हमको यही तो पूछा था इसने, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू दुओडेनम इज, तो कोलेसिस्टोकाइनिन पीछे अभी पढ़ा हुआ है हमने ये, ठीक है। अगला सवाल आपके ईएसआईसी स्टाफ नर्स में पूछा गया है, क्या सवाल है, नेम ऑफ द दुओडेनल हार्मोन इज, दुओडेनम के हार्मोन का नाम बताओ। क्या नाम है, अब गैस्ट्रिन है, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं हमने, एसिड पेप्टाइड ये भी नहीं सुना हमने, गैस्ट्रिन तो सुना हुआ है हमने, लेकिन कोलेसिस्टोकाइनिन कौन सेक्रेट करता है, दुओडेनम सेक्रेट करता है, अभी हमने पीछे पढ़ रखा है ये, ठीक है। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, वीडियो को पॉज करो, जरूर आपको आंसर आता होगा। अगर अभी ध्यान से आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आंसर कहीं बीच में मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन। एग्जाम आपका एम्स नागपुर नर्सिंग ऑफिसर 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, मोटिलिन इज सेक्रेटेड बाय सेल्स इन। अब मोटिलिन, ये मोटिलिन है क्या, ये मोटिलिन कौन सी सेल सेक्रेट करती है, याद रखना इलियम की सेल करती है, ठीक है, इलियम की सेल करती है। क्या है मोटिलिन, क्या काम है इसका, ध्यान से समझते हैं। मोटिलिन इज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन दैट इज cyclically released during fasted state and is released by the enteroendocrine cell, जिनको हम म्यूकोसेल्स कहते हैं, एमोसेल्स कहते हैं, एंटीरोएंडोक्राइन सेल्स कहते हैं, ऑफ म्यूकोसा ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज मोटिलिटी। बेसिकली आपके गट के अंदर मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए ये मोटिलिन सेक्रीट होता है। कौन सेक्रीट करता है इनको, एंटीरोएंडोक्राइन सेल्स, जिनको एमोसेल्स कहते हैं, म्यूकोसा ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो लिवर तो नहीं है, पेनक्रियाज भी नहीं है, इसोफेगस भी नहीं है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है इलियम, तो इलियम इसका आंसर बन जाता है। मोटिलिन जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि साइक्लिकली रिलीज करता है, एक साइकिल की तरह रिलीज करता है ड्यूरिंग फास्टेड स्टेट एंड फास्टेड स्टेट में, एंड इज रिलीज्ड बाय द एंटीरोएंडोक्राइन सेल, जिनको एमोसेल्स कहते हैं, म्यूकोसा ऑफ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज मोटिलिटी। तो मोटिलिटी को इंक्रीज करवाने के लिए, गट के अंदर जल्दी से मोटिलिटी को इंक्रीज करवाने के लिए ये सेक्रेट किया जाता है मोटिलिन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरयूएचएस पोस्ट बीएससी नर्सिंग, आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। सवाल क्या है, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ वाली एंजाइम, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम फाउंड इन नेजल इंटेस्टाइनल सेक्रीशन इज, मैं अभी बता रहा हूँ, बार बार नाम ले रहा हूँ, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम आता है आपकी नेजल सेक्रीशन में भी और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन में भी। जो बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, आप देखो कभी भी आपकी आंख में कोई कीड़ा जाए वो जिंदा नहीं बचता, वो उसी टाइम डेथ हो जाएगी उसकी। रीजन हमारे जो आंख है ना, जो हमारी आंख के अंदर आंसू आ रहे हैं उसमें भी लाइसोजाइम भरा पड़ा हुआ है, आपके मुंह के अंदर स्लाइवा के अंदर लाइसोजाइम भरा हुआ है, आपके नेजल सेक्रीशंस के अंदर लाइसोजाइम भरा हुआ है। इज इट क्लियर। तो लाइसोजाइम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, लाइसोजाइम इज एन एंजाइम फाउंड इन न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस इन टीयर, देखो कहाँ कहाँ पे, टीयर में, स्लाइवा में, इंटेस्टाइनल जूस में, एंड सम अदर बॉडी सेक्रीशन। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय डैमेजिंग देयर सेल वॉल, तो ये इनहिबिट करता है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट पता चल गया एक्स्ट्रा कि लाइसोजाइम जो है ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। देखो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ल्यूसिनोफिल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे ना, तो ब्लड में जब मैं आपको डब्ल्यूबीसी पढ़ाऊंगा, उस डब्ल्यूबीसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उस डब्ल्यूबीसी में हम न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बीच में आ रहा है तो इसको निपटाओ, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ा है इतना तो कोई टेंशन नहीं लो, अभी हम डाइजेस्ट सिस्टम कर रहे हैं तो उसके परस्पेक्ट से चीजों को देख रहे हैं। क्लियर। अब ये जो न्यूट्रोफिलिक है, मैक्रोफेजेस हैं, ये क्या करते हैं, ये टीयर्स में होते हैं, हमारे आंसू में होते हैं, स्लाइवा में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस में होते हैं, और सम अदर बॉडी सेक्रेशंस में होते हैं। इसका काम बेसिकली क्या है, ये एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, कैसे, उसकी सेल वॉल को डैमेज करके। इज इट क्लियर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 का है, इफ गट मोटिलिटी इज इंक्रीज्ड देन, अगर गट की मोटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, गुड़ बढ़ गया एकदम से, मोटिलिटी, कुछ भी खाया जल्दी बाहर आ गया, मोटिलिटी बढ़ चुकी है, इसका क्या सबसे बड़ा रीजन, क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी में, क्या ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्या ड्रग की एब्जॉर्प्शन, ड्रग के प्रोस्पेक्ट से पूछ रहा है, क्या ड्रग की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्या ड्रग एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पेट में जो खाना जा रहा है उसकी टाइमिंग सेटेड है,
ठीक है, सॉर्टेड है कि हमारे गट से किस किस टाइम पे कैसे कैसे चीजें चलेंगी। तभी आपने देखा होगा कुछ दवाइयां आपको डॉक्टर कहता है खाने की इतनी देर बाद खाओ, खाने से पहले ही खा लेना, है ना, वो सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं, क्योंकि हमारे गट का जो काम है वो एक फिक्स्ड मैनर में, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलता है ना। उसी तरह से जैसे अब खाना आपके स्टमक में गया, फिर HCl आएगा, फिर वो चीजें होंगी, प्रोसेसिंग होगी धीरे धीरे करके वैसे। लेकिन अब यहाँ पे मोर्टेलिटी बढ़ चुकी है, तो मतलब यहाँ पे मोर्टेलिटी बढ़ी है तो दिक्कत तो कुछ होगी। अब वो दिक्कत क्या है, नथिंग डिफाइंड कैन बी सेड, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दो में आंसर है। अब क्या एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, मुझे बताओ, एब्जॉर्प्शन के लिए टाइमिंग तो चाहिए। एब्जॉर्प्शन तभी हो पाएगी ना, एब्जॉर्प्शन कब होगी, जब वहां पे खाना ठहरेगा, रुकेगा, है ना, ड्रग रुकेगी। अब जब मोटिलिटी तेज है तो ड्रग रुकेगी नहीं, तो वो एब्जॉर्प्शन कहां से बढ़ेगी, तो ये इंक्रीज वाला भी गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? इंक्रीज गट मोटिलिटी, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ड्रग। तो तीनों चीजों की, वाटर की, न्यूट्रिएंट की, ड्रग की, जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है अगर मोटिलिटी बढ़ जाएगी तो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रही है, HSMSC नर्सिंग 2014 और BSF SI में भी 2014 में सवाल आया हुआ है। सवाल क्या है, द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट इन ब्लड आर एब्जॉर्ब्ड। अब ये कह रहा है कि वो कौन सा ऑर्गन है, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट इन ब्लड आर एब्जॉर्ब, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, बेसिकली ये सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना, विली, माइक्रो विली कहाँ पाए जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें सवाल में। तो ये देखो अब क्या लिखा है, अबाउट 90 to 95% ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। द अदर 10% अकर इन द स्टमक, माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहाँ, बाकी जो 10 है। अब देखो कहाँ पे 0% एब्जॉर्प्शन है, तो इसोफेगस में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अबे वो तो एक खाना पहुंचाने वाली नाली है, बस उसका कोई काम है नहीं वहां पे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आपका एम्स जोधपुर में सवाल पूछा गया है। सवाल आपका 2023 में आया हुआ है। तो सवाल क्या है, पार्ट ऑफ कोलॉन दैट एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर एंड अदर की न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टिनल मटेरियल सॉलिडिफाई इट टू फॉर्म स्टूल इज। अब ये कह रहा है कि कोलॉन में, मैंने आपको बताया कोलॉन में 3 पार्ट है, असेंडिंग कोलॉन ऊपर जाने वाला, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्माइड कोलॉन, देन रेक्टम, देन एनस। ठीक है, ये आपकी कहानी याद होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि वो पार्ट बताओ, पार्ट ऑफ कोलॉन दैट एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ अगर न्यूट्रिएंट्स है वहां पे उनको भी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम इनडाइजेस्टेड मटेरियल, अब जो बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में फेंक दिया, उसमें से अब ये निकाल रहा है, सॉलिडिफाई कर रहा है, क्योंकि वाटर निकल रहा है तो जो फीसिस आप आउट करते हो वो सॉलिड होता है, तो सॉलिडिफाई कर रहा है, इट फॉर्म स्टूल इज। तो वो किसका काम है, क्या असेंडिंग कोलॉन का काम है, क्या डिसेंडिंग कोलॉन का काम है, क्या रेक्टम, रेक्टम का काम तो हो ही नहीं सकता, क्या ट्रांसवर्स कोलॉन का काम है? याद रखना, असेंडिंग कोलॉन का काम होता है। असेंडिंग कोलॉन जो है, असेंडिंग कोलॉन वाटर को भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, और साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी निकालना शुरू कर देता है, और खाने को सॉलिडिफाई करना स्टार्ट कर देता है। तो आंसर इसका ए आएगा, असेंडिंग कोलॉन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका BSc स्टाफ नर्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा अब कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, हमने वेजाइना में देखा है ना, हमने माउथ में देखा बैक्टीरिया पाया जा रहा है। अब उसी तरह से सवाल आ रहा है कि आपके इंटेस्टाइन में कौन सा पाया जाता है, तो याद रखना इकोलाई जो है हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो कॉमन बैक्टीरिया फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर इकोलाई, मोस्ट कॉमन होता है ये। ठीक है, एंटीरोबैक्टीरिया, अब एरोजीन्स, ठीक है, एंटीरोबैक्टीरिया एरोजीन, स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस एटसेट्रा, इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और ये कुछ बाकी बैक्टीरियाज भी हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, बट अगर कॉमन पूछा जाए तो इकोलाई होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में, हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, बट वो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, जैसे हम जो कर्ड वगैरह लेते हैं ना, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। आप अभी देखोगे, अगर आप इंस्टा वगैरह कुछ यूज करते हो, वहां पे ना साउथ इंडियन कुछ डिशेज आती हैं, जैसे वो पुराने जो राइस है उनको पानी में रख के फर्मेंट करवा रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग में खाते हैं, कंजी करके एक ड्रिंक बनती है। और एक आपने ड्रिंक सुना होगा जरूर कि अमली, या और कुछ कुछ अलग अलग बीट रूट वगैरह ये सब डाल के फर्मेंटेशन करवा के वो पी रहे हैं, कि आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। वो हमारे इन बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज हमारे गट में अगर हमारा जो बैक्टीरिया का फ्लोरा है वो अच्छा मेंटेन होगा, तो खाना इजीली और अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इज इट क्लियर? अब ये हो गया आपका इंटेस्टाइन कंप्लीट हो जाता है।
अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करें ऐसा तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि अब करवा देते हैं, निपटा ही देते हैं, आ ही गया है तो चलो स्टार्ट करते हैं। शाबाश, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, तभी जाके एम्स मिलेगा, तभी जाके आपको अपनी डिजायर जॉब मिलेगी। पहला सवाल आपका बीएससी स्टाफ नर्स 2014 में आया हुआ है। सवाल क्या पूछा गया है आपको? सवाल है विच ऑर्गन इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पेनक्रियाज को कहते हैं स्वेट ग्लैंड, याद रखना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सोक्राइन, क्या हो गया पेन को? थोड़ा 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेन आई थिंक मुझे लग रहा है चार्ज नहीं है। नहीं, चार्ज तो है, चल क्यों नहीं रहा है? जस्ट अ सेकेंड, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। एक्सोक्राइन दिया हुआ है, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज इज रेस्पॉन्सिबल टू। मैंने आपको पहले ही कहा था 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके पास डक्ट नहीं होती, मैं पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। आप जो डायरेक्टली ये देख रहे हो वो प्लीज पिछले लेक्चर्स को भी देखो। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसके पास डक्ट होती है, एंडो के पास डक्ट नहीं होती। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सेक्रेशन सीधा ब्लड में डाल देती है और उसी सेक्रेशन को हम हार्मोन कहते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके पास अपनी एक स्पेसिफिक डक्ट होती है, नाली होती है, जो अपनी सेक्रेशन उस पाइप के थ्रू डायरेक्टली इफेक्टर के पास जहां पे उसका काम है उस एंजाइम का, वहां पहुंचाती है और उसकी सेक्रेशन को हम एंजाइम कहते हैं। जैसे आपने स्लीवरी ग्लैंड देखा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये अपनी सेक्रेशन को डायरेक्टली माउथ में पहुंचा रही है। ठीक है, तो जितनी भी ग्लैंड्स आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हो ये मैक्सिमम क्या सारी ही लगभग एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसी तरह से जो पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज भी अपनी सेक्रेशन को कहां पहुंचाता है? डुोडेनम के पास पहुंचाता है पेनक्रियाटिक जूस को, तो इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। बट याद रखना हमारी बॉडी में महज एक ऐसी ग्लैंड जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं, ये मिक्सोक्राइन होती है। ये एंडोक्राइन इफेक्ट भी दिखाती है और एक्सोक्राइन भी दिखाती है। एंडोक्राइन इफेक्ट इसका क्या है? एंडोक्राइन इसका इफेक्ट है ये इंसुलिन को सेक्रेट करती है और इंसुलिन को डायरेक्टली ब्लड में डालती है, तो इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, तो वो पेनक्रियास सेक्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये एंडोक्राइन की तरह एक्ट कर रही है। बट जब ये बनाती है पेनक्रियाटिक जूस और उसको पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डुोडेनम में डाल रही है, तो यहाँ पे एक्सोक्राइन शो कर रही है, तो इसलिए इसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो पेनक्रियास के यहाँ पे 2-4 नाम है, पेन हमारा चल गया है। चलो अब बताता हूँ। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये कह रहा है एक्सोक्राइन जो पेनक्रियाज है वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस पढ़ो। सेक्रीट प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, अब ये तो हार्मोन होता है, ये तो एंजाइम का काम ही नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये तो इंसुलिन का काम है, फिर हार्मोन। सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम आइन वाटर इन जीआईटी, तो बिल्कुल सही, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रीट करने के मदद करता है। टू एक्ट एज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, कहाँ पे मैं आपको पोजीशन दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे प्रेजेंट है आपका पेनक्रियाज। ठीक है, ध्यान से समझो। अब देखो ये लीवर है ना, लीवर आगे है, लीवर के पीछे से ये इसोफेगस आ रहा है, यहाँ पे स्टमक बन रहा है कहीं। ठीक है, स्टमक के यहाँ ऊपर स्प्लीन होता है। अब इस स्टमक के पीछे और नीचे यहाँ पे कहीं पेनक्रियाज प्रेजेंट है। ये देखो, ये जो है ना, ये पेनक्रियाज है, यहाँ पे अब दिखाया हुआ है, ये पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज के देखो बाहर ये लिपटा हुआ है, क्या? ये आपका ड्यूडेनम आ गया। ये यहाँ पे गॉल ब्लेडर है कहीं, गॉल ब्लेडर की डक्ट, ये बाइल की डक्ट आई है, और ये कॉमन जो आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट है इसके साथ जुड़ रही है और बना रही है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसको हम, याद रखना। आगे मैं बताऊंगा, चलो आगे बताऊंगा, यहाँ पे बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी। ये देखो आ गई आपके पास डायग्राम और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, तो देखो ध्यान से। पेनक्रियाज इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन नेचर। ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है नेचर में, मैं बता चुका हूँ, पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल, जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो है वो बनी है लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल से, विच सेक्रीट पेनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या सेक्रीट करती है? पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है, पेनक्रियाटिक जूस इज एल्कलाइन फ्लूइड। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है, मतलब बेसिक फ्लूइड होता है जिसका पीएच 8.4 से 8.9 होता है। कंटेन्स वाटर, इसके पास वाटर होता है। उसके बाद हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव आयन, बाइकार्बोनेट होता है जो कि 110 से लेकर 115 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। एंड वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिनोजन, ओजन लग गया तो पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया जिस भी के आगे ओजन लग गया वो क्या हो जाती है? वो इनएक्टिव होती है। ट्रिप्सिन, देखो पीछे हमने पढ़ा था स्टमक में पेप्सिन, पेप्सिनोजन,
ये पेप्सिन की तरह ही ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बस फर्क इतना है ट्रिप्सिन और पेप्सिन में। पेप्सिन जो है वो वर्क करता था एसिडिक एनवायरनमेंट में HCl की प्रेजेंस में, और ट्रिप्सिन वर्क करेगा बेसिक एनवायरनमेंट में। इज इट क्लियर? तो इसको यहाँ पे, वहां पे पेप्सिन कहते थे, यहाँ ट्रिप्सिन कहते हैं, वहां पेप्सिनोजन कहते थे, यहाँ ट्रिप्सिनोजन कहते हैं। वहां पे पेप्सिनोजन को एक्टिव करता था HCl, यहाँ पे पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा अल्कलाइन। इज इट क्लियर? तो ट्रिप्सिनोजन, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये शायद मिट गया, हाँ, ट्रिप्सिनोजन आ गया, काइमोट्रिप्सिनोजन आ गया, पैनक्रियाटिक लाइपेस एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेस। ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होती हैं। इट्स सेक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। इसकी भी सेक्रीशंस कौन स्टिमुलेट करता है? सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन सेक्रेट करता था इन दोनों को? तो डुओडेनम सेक्रेट करता था। its flow by main pancreatic duct to common bile duct to duodenum। अब ये जो है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से आके कॉमन बाइल डक्ट फिर डुओडेनम में जुड़ जाता है। ये कॉमन बाइल डक्ट क्या है, बाइल डक्ट क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है, सारी डक्ट वाला मैकेनिज्म ही एक साथ में समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। बाइकार्बोनेट आइन न्यूट्रलाइज्ड बफर। अब देखो जो ये बाइकार्बोनेट आइन है, ये क्योंकि ऊपर से जो काइम आ रहा है, स्टमक से जो आ रहा है, वो HCl से घुला हुआ है, हाईली एसिडिक है, उसको पहले ये क्या करेगा? बाइकार्बोनेट का बात देगा, बाइकार्बोनेट आइन जो है न्यूट्रलाइज करेंगे, बफर की तरह एक्ट करेगा। दैट द एसिडिटी ऑफ काइम एंटरिंग डुओडेनम फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से जो एसिड वाला आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा सबसे पहले। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देखो और समझो चीजों को, ताकि कुछ और ज्यादा चीजें क्लियर हो और आपकी क्लियरिटी क्रिस्टल क्लियर बने। बिकॉज मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको इत्मीनान से समझाया जाए। ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले हेड होता है, हेड पहला पार्ट होता है जो डुओडेनम के करीब होता है, फिर आपका बॉडी आ जाती है, फिर आ जाती है टेल। ध्यान से समझो। अब ये ऊपर कहीं लिवर है, ठीक है, ये कहीं लिवर है, लिवर से एक आ रही है, 2 आ रही हैं डक्ट, जिनको हम बोलते हैं, अब ये राइट हिपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये जुड़ के बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की ये डक्ट है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलती हैं और बनाती हैं क्या? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिला, बनाया कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट जाके जुड़ जाती है किसके साथ? आपकी जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट आ गई, ठीक है, तो ये जुड़ जाती है किसके साथ? ये जुड़ जाती है बाइल डक्ट के साथ, यहाँ पे जुड़ रही है, ये देखो, ये यहाँ आके जुड़ रही है। उसके बाद आप एक चीज यहाँ पे और नोटिस करोगे, जो आपकी हिपैटिक, ये पैनक्रियास की डक्ट है ना, ये यहाँ तो आ ही रही है, खुल रही है इसमें, इसके साथ में यहाँ भी कहीं खुल रही है, ठीक है। तो जो ये वाला आ जाता है ना, इसको बोलते हैं एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। जैसे प्रेशर कुकर में ना एक जगह पे वो छोटा सा पेज जैसा लगा होता है कि अगर कहीं गलती से सीटी नहीं उठी या वहां पे प्रेशर ज्यादा हो तो कुकर फटने से पहले वो जो प्रेशर पॉइंट है वो रिलीज हो जाए। वैसे ही अगर यहाँ पे कहीं दिक्कत हो तो पैनक्रियाटिक जूस जरूर आना चाहिए, तो वो यहाँ से बाईपास से आ जाता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या है। सबसे पहले आ गया लिवर से 1 और 2, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जुड़ी, बनाई क्या? कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट आई यहाँ से गॉल ब्लैडर की और ये भी जुड़ गई इसके साथ, तो आ गया कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आके यहाँ से आ रही थी पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट और साथ में क्या क्या, अब ये कौन सी थी? ये है राइट हिपैटिक डक्ट, ये सॉरी ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये आ गई राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये आ गई सिस्टिक डक्ट, ठीक है। ये आ गई कॉमन बाइल डक्ट CBD, ये आ गई पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट जुड़ के यहां बना रही है एक मेन डक्ट, इसको हम बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो मीन्स लिवर से, पैनक्रियाज मीन पैनक्रियाज की, और डक्ट का मतलब डक्ट। और ये जाके कहाँ खुलती है? ये जाके खुलेगी कहाँ? डुओडेनम के अंदर। तो ये डुओडेनम मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, डुओडेनम के अंदर ये खुल रही है। अब ये अगर आपको यहाँ पे मेरे पीछे दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताना चाहूँ तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना याद रखना, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जो इस सारी सेक्रेशन को गवर्न करता है, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये सारी चीजें आपने पहले शायद पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो अभी क्लियर हो गई है। ठीक है, समझ आ गया। तो पूरा हेपेटिक सिस्टम ही मैंने आपको, डक्ट का सिस्टम ही मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पूछा गया है, 2024 का सवाल है। देखो 1 साल 2 साल पुराना सवाल। क्या है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या है पेनक्रियाटिक जूस? कह के सवाल छोड़ दिया, पढ़ो क्या है। डीएक्टिवेट बाइल। अब ये बाइल को डीएक्टिवेट करने का क्या काम है यार इसका? बाइल तो एक्टिव फॉर्म में चाहिए हमको। बफर काइम। क्या बफर काइम करता है? काइम एसिडिक था, बाइकार्बोनेट इसमें, हाँ ये तो करता है बिल्कुल। नेक्स्ट, इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाटिक आइलेट सेल। नहीं, आइलेट ऑफ लैंगरहन नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये जो है पेनक्रियाटिक जूस को आइलेट नहीं करते, क्योंकि उनका काम जो है वो हार्मोन को बनाना है। इज रिलीज्ड इनटू सिस्टिक डक्ट। नहीं, सिस्टिक डक्ट कौन सी है? गॉलब्लैडर की डक्ट है, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? बफर काइम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका आरयूएचएस पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2016 का सवाल है। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैरीड बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस टू द ड्यूडेनम। अब ये कह रहा है बाइल और पेनक्रियाटिक जूस कौन करता है? ये अभी मैंने बताया था आपको। अब याद रखो, यहाँ पे हिस्टोपैंक्रियाटिक डक्ट है, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो क्या पेनक्रियाटिक डक्ट खाली? नहीं। क्या सिस्टिक डक्ट? नहीं। तो गॉलब्लैडर की डक्ट होती है। हेपेटिक डक्ट खाली? नहीं। कॉमन बाइल डक्ट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी वो कॉमन बाइल डक्ट भी उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉमन बाइल डक्ट। देखो इस डायग्राम में और ज्यादा क्लैरिटी के साथ वो सारी चीजें बताई गई हैं, ध्यान से समझो। ये लिवर आ गया। लिवर में यहाँ से राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों आ रही है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जुड़ के क्या बन रहा है? कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट गॉलब्लैडर से आ रही है, ये आके यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट में मिल रही है। तो रही तो ये कॉमन बाइल डक्ट ही। ठीक है, बट इसको जो आप हायर मेडिकल की बुक्स पढ़ोगे, यहाँ पे इसको कॉमन बाइल डक्ट ना कह के हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। बट अब हमारे लेवल में इसको याद रखना है कि कॉमन बाइल डक्ट इसको हम कहते हैं। और यहाँ से ओपनिंग, अब यहाँ पे एक एम्पुला होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वर्च्यू। ठीक है, एम्पुला ऑफ वर्च्यू। एम्पुला मतलब हो गया जब यार पाइप जुड़ती है ना, तो जुड़ने यहाँ पे खुलने के लिए थोड़ा सा एम्पुला जैसा बनता है, तो इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वर्च्यू। और यहाँ पे एक स्पिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, उस स्पिंक्टर को हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। इज इट क्लियर? और याद रखना हमेशा, जो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम के कौन से कंपार्टमेंट में या कौन से पोर्शन में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ड्यूडेनम के सेकंड पोर्शन में ओपन होता है ये सारा कुछ। इज इट क्लियर? क्या इस डायग्राम से मुझे उम्मीद है कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। सॉरी, लाइट चली गई है अभी। थोड़ा सा मैं एक लाइट ऑन करता हूँ, अगर इससे थोड़ा सा क्लियर दिखे तो दिखे, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। लाइट गई है तो हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, समझो चीज को। अब क्या है? कॉमन बाइल डक्ट जो है, डी ऑप्शन में, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस टू द ड्यूडेनम। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये कैरी करती है बाइल को और पेनक्रियाटिक जूस को, कहाँ के लिए? ड्यूडेनम की तरफ। नेक्स्ट है, इट इज, सेकंड लाइट को भी ऑन करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी, वैसे स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, स्क्रीन तो आपको क्लियर दिख ही रही होगी। अब यहां पे समझो, कॉमन बाइल डक्ट कैरी बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस टू द ड्यूडेनम। ठीक है, इट इज सेक्रेटेड बाय द, दोनों लाइट्स में ना चश्मे में ऐसा ब्लर इफेक्ट बज रहा है कि चलो बिना चश्मे के देखते हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो है ये कैरी करती है बाइल को और पेनक्रियाटिक जूस को टू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के लिए। उसके बाद इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ सिस्टिक डक्ट। किससे बनती है? सिस्टिक डक्ट से, गॉलब्लैडर की डक्ट से, एंड हेपेटिक डक्ट ऑफ द लिवर, एंड देन ज्वाइंट टू द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। इज इट क्लियर? तीनों, सिस्टिक डक्ट भी, बाइल डक्ट भी आ रही है, पेनक्रियाटिक डक्ट और बनी कॉमन बाइल डक्ट, और ये ओपन कहाँ हो रही है? ड्यूडेनम के सेकंड पोर्शन में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? तो डी ट्रिपल एस भी अगस्त 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद 2010 में भी ये सवाल पूछा गया था आपके आरपीएससी में। सवाल क्या है? एंजाइम विच हेल्प या यूजफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए याद रखना लाइपेस इंपॉर्टेंट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की सेक्रेशन करवाता है, एमाइलेज। ठीक है, एंटीरोकाइनेस तो अलग चीज हो गई, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। इज इट क्लियर? देखो, लाइपेस इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। लाइपेस जो है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। फाउंड इन पेनक्रियाटिक सेक्रीशन, कहाँ पे पाया जाता है? पेनक्रियाटिक सेक्रीशन में, सलाइवा में, एंड गैस्ट्रिक जूस में, विच कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट को कहाँ किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एंटीरोपेप्टाइड्स आर एंटीरोकाइनेस इज ए एंजाइम। ये एंटीरोकाइनेस जो लिखा था ऑप्शन में वो एक एंजाइम है ऑफ द ड्यूडेनल म्यूकोसा दैट कन्वर्ट पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन
इनएक्टिवेट फॉर्म टू एक्टिव ट्रिप्सिन, मतलब जो ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन था, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करवाता है? ये एंटीरोकाइनेस कन्वर्ट करवाता है। ये एंटीरोकाइनेस कहां से सेक्रेट होता है? ड्यूडेनम से सेक्रेट होता है, और इसका काम है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवाना। और ट्रिप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तोड़ना। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? बढ़ते हैं आगे। ये होमवर्क के लिए आपको एक सवाल दिया गया है, पॉज करो, देखो और आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधा। एग्जाम यूपी में कोई नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है 2023 में, क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल component for the absorption of fat soluble vitamin and complex lipid? अब फैट सॉल्युबल ADE के जो है ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद B एंड C जो है ये फैट सॉल्युबल नहीं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, ये याद रखना, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। इज इट क्लियर? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड? तो कौन से होते हैं? याद रखना, माइसील्स होते हैं। इसका आंसर क्या होता है? माइसील्स। क्या है माइसील्स, कैसे होते हैं? तो देखो, द बाइल साल्ट, जो बाइल साल्ट है इन इंटेस्टिनल काइम सराउंड फैटी एसिड। अब जो बाइल साल्ट होते हैं इंटेस्टिनल काइम में, वो सराउंड करते हैं फैटी एसिड को, एंड फॉर्मिंग टिनी स्पेरिकल कार्ड, और वो टिनी स्पेयर बन जाते हैं, छोटे छोटे स्पेयर्स बन जाएंगे, टिनी स्पेयर्स बन जाएंगे, और उनके ऊपर एक ये जो है इसको हम बोलते हैं माइसील्स। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? द बाइल साल्ट, ये बाइल साल्ट है इंटेस्टाइन की काइम जो सराउंड करते हैं फैट को, फैटी एसिड को, एंड फॉर्म करते हैं टिनी स्पेयर्स कॉल्ड माइसील। अब ये माइसील्स क्या होते हैं? माइसील्स आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, और ये माइसील्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड कॉम्प्लिकेट लिपिड विद इन द बॉडी, और ये कॉम्प्लिकेट करते हैं लिपिड को बॉडी के अंदर। इज इट क्लियर? विटामिन एंड कॉम्प्लिकेट लिपिड विद इन द बॉडी। माइसील याद रखना, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सवाल क्या आया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में इनमें से कौन सा नहीं है? तो सीधा देखो यार, लिपिड पे नजर गई मेरी, क्योंकि लिपिड को फैट फैट डाइजेस्ट करता है, सुक्रेस करता है, अमाइलेज भी करता है, और लैक्टेज भी करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट। मतलब यहाँ पे आपको पता चल गया कि वो तीन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो ये तीन है। लाइपेज ये तो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इज इट क्लियर? अब देखो आंसर क्या है? एमाइलेज इज अ स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम मेनली फाउंड इन पैनक्रियाटिक सेक्रेशन एंड आल्सो इन सलाइवा। सलाइवा में और पैनक्रियाटिक सेक्रेशन दोनों जगह पाया जाता है। कौन? एमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सुक्रेस जो है ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है सुक्रोस को या कैना शुगर को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है किसको? कैना को। नेक्स्ट, माल्टेज जो है ये कन्वर्ट करता है माल्टोस को ग्लूकोज में या डेक्सट्रोस में, एंड लैक्टेज जो है ये कन्वर्ट करता है लैक्टोस को इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोस। तो मतलब ग्लूकोज और ग्लैक्टोस। अब देखो ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए कि सुक्रेस जो है वो कन्वर्ट करता है सुक्रोज को, कैना शुगर को, ग्लूकोज और फ्रक्टोस में। माल्टेज कन्वर्ट करता है माल्टोस को ग्लूकोज और डेक्सट्रोस में, और लैक्टेज जो है वो कन्वर्ट करता है लैक्टोस को ग्लूकोज और ग्लैक्टोस में। आर ब्रश बॉर्डर एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ विली एंड माइक्रोविली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो भी सुक्रेस वगैरह हैं ये सब कहां से सेक्रेट हो रहे हैं? ये विली से सेक्रेट हो रहे हैं, विली या माइक्रोविली, जो कि ब्रश बॉर्डर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वो छोटे छोटे विली माइक्रोविली थे, वहां से ये सारी चीजें सेक्रेट होती हैं। इज इट क्लियर? एग्जाम HPSSC स्टाफ नर्स 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, तो हनी का सबसे मेजर कंपोनेंट क्या होता है? क्या ग्लूकोज होता है उसमें, सुक्रोज होता है, माल्टोस होता है, फ्रक्टोस होता है? याद रखना, फ्रक्टोस जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है हनी के अंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, JSSHC दिसंबर 2019 में और RRB 2015 में पूछा गया है। तो सवाल क्या है? द ब्रेकडाउन या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज फैसिलिटेटेड बाय विच एंजाइम? तो याद रखना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रिप्सिन दिया हुआ है, एमाइलेज कार्ब को करता है, ये लैक्टेट ये भी कार्ब, उसके बाद ये भी कार्ब, तो ये पेप्सिन या ट्रिप्सिन होता तो ये आंसर आ जाता, तो आंसर ये आ गया। तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर प्रोटियोलिटिक, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले, प्रोटियोलिटिक प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। कौन सेक्रेट कर रहा है? तो पेनक्रियाज सेक्रेट कर रहा है। इट रिलीजेस इन इनएक्टिव फॉर्म, ये किस में रिलीज होता है? इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है इनको,
लाइक ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, इज इट क्लियर? या इसको ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो सेक्रेट करते हैं, विच बिकम एक्टिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एंटीरोकाइनेस। और ये एक्टिव कैसे होंगे? एंटीरोकाइनेस, मैंने अभी पीछे ही बता दिया कि एंटीरोकाइनेस से ये एक्टिव हो जाता है, कौन? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने की क्षमता मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स रायपुर में पूछा गया है 2019 में। सवाल क्या है? विच इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस में। तो ट्रिप्सिनोजन बहुत इजी इसका आंसर है। अभी बहुत सारी ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं, तभी इतना जल्दी जल्दी मैं आप चल रहा हूँ आगे, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम एम्स रायपुर में पूछा गया है 2019 में। विच फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इंक्रीज रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लेडर इनटू द इंटेस्टाइन। कौन सा जो सिस्टम है, कौन सा जो फंक्शन है जो कि बाइल की सेक्रेशन को बढ़ाता है? मतलब विच फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इंक्रीज रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लेडर इनटू द इंटेस्टाइन। ये डायरेक्टली याद रखो, कॉलियोज एक्शन, ठीक है, CHOLAGOGUE, कॉलियोज, कॉलियोग, जो आपने प्रोनाउंस करना है, स्पेलिंग बता दूं, CHOLAGOGUE, कॉलियोग एक्शन। क्या होता है ये कॉलियोग एक्शन? याद रखना, एन एजेंट दैट इंक्रीज द फ्लो ऑफ बाइल इनटू द इंटेस्टाइन कॉल्ड कॉलियोग। इसको एक्शन को क्या कहते हैं? इस एजेंट को क्या कहते हैं जो इंक्रीज करवाता है फ्लो ऑफ बाइल इनटू द इंटेस्टाइन? उसको हम कहते हैं कॉलियोग, ठीक है। An agent that increase excretion of bile by liver called choleratic, ठीक है, choleratic, CHOLERETIC, choleratic। अब choleratic का काम क्या है? ये वो एजेंट है जो इंक्रीज करवा देता है एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, निकलवाता है ज्यादा, और वो एजेंट जो इंक्रीज करवाता है फ्लो ऑफ बाइल। फ्लो ऑफ बाइल और सेक्रीशन ऑफ बाइल दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब ये वाली जो कोलियारेटिक है, इसकी एग्जांपल क्या है? ऑर्सिडोल। जिसको भी गॉल स्टोन वगैरह होता है या लिवर की कोई इन्फेक्शन होती है ना, उसको यूडिलिव करके मेडिसिन दी जाती है। वो यूडिलिव में यही सॉल्ट पड़ा होता है, ठीक है। अर्डोक्सिकोलिक एसिड, ठीक है, यूरोडोक्सिकोलिक एसिड उसमें पड़ा होता है। ये ऑर्सिडोल जो है, ये क्या है? ये वही एजेंट है जो इंक्रीज करवाता है सेक्रेशन ऑफ बाइल बाय लिवर कॉल्ड कोलेरेटिक। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? अब देखो, बहुत सारी चीजें आज तो हमने इंटेस्टाइन को और पैनक्रियाज को, मतलब इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज को बिल्कुल खंगाल दिया है। जितने भी सवाल अभी तक किसी भी एग्जाम में आए थे, पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपका फर्ज अब आपका फर्ज बनता है कि ये सबको रिवाइज आपने करना है, ठीक है। हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करो, तभी जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूँ, रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी, ये दो जो हैं, यही दो बून है, यही दो वरदान है जो आपको सिलेक्शन करवा सकते हैं, जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बना सकते हैं। इज इट क्लियर? अब ये जो पिक्चर है, ये बिल्कुल 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 आपका फ्यूचर है। ये कोई ऐसी पिक्चर नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, रोज ऐसे ही पढ़ते रहो यार। जिस तरह से तुम डेडिकेशन अभी शो कर रहे हो ना पीआर तो सारथी बैच में, और तुम अपनी तरफ से भी लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है, बहुत जोशो खरोश से तुम कर रहे हो। तो ये तुम हो इस टाइम पे, और ये तुम्हारा फ्यूचर है आने वाले टाइम पे। ऐसे ही तुम किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर की जॉब पे रहोगे, प्रॉमिस। अगर तुम कंसिस्टेंसी, रिवीजन, इन सब चीज़ों पे करते रहो, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करो, उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे वेल विशर्स की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। बस दो ही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक साथ अपने माँ बाप का, और एक ऊपर वाले का जो हमेशा जो ब्लेसिंग्स हैं वो तुम्हारे ऊपर रहनी चाहिए, और सिलेक्शन जो है वो इजीली हो जाता है। तो याद रखना, इस पिक्चर को देख के एकदम मोटिवेट हो जाओ। अभी कुछ पलों के लिए अपनी आंखें, आइज क्लोज करो, और अपने ड्रीम जॉब को थोड़ा सा विजुअलाइज करो, थोड़ा सा देखो कि तुम उस मेडिकल कॉलेज में, तुम उस हेल्थ केयर फैसिलिटी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर की जॉब परसीव कर रहे हो, तुम्हें कितना बेटर फील हो रहा है, ठीक है। यहीं से तुम्हारी सिलेक्शन की शुरुआत होती है। अभी तक तुम इतनी देर तक इस लेक्चर तक रुके रहे ना, तुम ही एलिजिबल हो सिलेक्शन लेने के, क्योंकि तुम में वो भूख है, तुम में वो भूख है। कैसे तुम टिके हो? देखो स्टार्टिंग में व्यूज बहुत हाई थे सारथी बैच के, बट अब वही स्टूडेंट टिके हुए हैं जिनका फ्यूचर यहाँ पे है। अब वही स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है जो सेलेक्ट होना चाहता है। बाकी भीड़ जो है वो धीरे धीरे छटती जाती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। लास्ट में साथ ही साथ जाते जाते मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि तीनों प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, तीनों पे फॉलो करो। अलग अलग कंटेंट आ रहा है, रोज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जो फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। बस तुम्हारे सिलेक्शन, वही हमारा उद्देश्य है, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स
जो हमें दिन रात मेहनत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपके कहने पे, आपकी इतनी रिक्वेस्ट पे अब वीक के 3 लेक्चर्स हम ला रहे हैं और थोड़ी ड्यूरेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो वीक के अब 3 लेक्चर्स आ रहे हैं, देखते हैं अभी जैसे ही टाइम और मैनेज होगा वीक के 4 भी कर देंगे, ठीक है। बट अगर ये कहोगे कि बिल्कुल हर रोज करना, वो मेरे लिए भी लाइबिलिटी बन जाएगी टीम, कॉज ये जो क्वेश्चन है इनकी स्लाइड बनाने, स्लाइड प्रिपेयर होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, तो टीम काफी अलग अलग चीजें काम कर रही हैं। जो आप ये स्लाइड्स देख रहे हो इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं मतलब एक एक चीज को अलग अलग तरह से अरेंज करके आपके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। कोशिश हमारी रह रही है कि धीरे धीरे हम फ्रिक्वेंसीज को बढ़ाएंगे, बट पीआर यादव कंप्लीट होगी, उसमें कोई आप बिल्कुल भी कोई संकोच मत करो, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, और वही मुझे ये पूरा पीआर यादव सारथी बैच जो है कंप्लीट करवा के रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।